हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 17 और इससे पहले हम लोग 16 का सेट कवर कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं आज के प्रश्न को, सेट नंबर 17 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट को देखेंगे। पिछले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जयंतिया। इसका विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो इसका विभाजन ऑप्शन नंबर डी जनजाति के आधार पर किया गया है। प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है किस आधार पे? प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या का आय। किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो यह याज्ञवल्क्योपनिषद में मिलता है। इसका पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह बख्शी जगबंधु के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आज के प्रश्नों में पहला क्वेश्चन कहता है, मैदान एवं पर्वत स्थल के बीच उठे समतल भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो हमको देखते देखते हैं कि यह पर्वत मैदान किसे कहते हैं या जिसे पठार कहते हैं। तो देखिए 1000 मीटर के ऊंचाई पे ऊपर, 1000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो स्टील वाला समतल वाला एरिया होता है, जैसे कि जो है ना 1000 मीटर जो है ना, इस तरह से यहाँ पे 1000 मीटर है, इस इकाई पे 1000 मीटर है। इसके ऊपर वाला जो स्थल वाला भाग है, समतल वाला भाग है, इसको पठार कहते हैं। और इसी के ऊपर जो अगर जिस तरह से एक ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग इस तरह से रहता है, तो इस एक कहते हैं महा तो इसे पर्वत पादीय पठार कहते हैं। ये इस तरह से समतल वाला भाग बना रहता है, तो इसे पर्वत पादीय पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। प्रश्न में वही कह रहा है कि मैदान एवं पर्वत स्थल के बीच में, यानी कि ये मैदान वाला भाग हो गया, समतल भाग मैदान भाग होता है। ये इस तरह से जो उठा हुआ रहता है उसको पर्वत पादीय भाग कहते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है? तो पहले जो था वो लोकसभा में 525 सीट हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ा के कर दिया गया है संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। 1973 में हुआ था, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई, 525 से 545 किया गया। वहीं अगर हम वर्तमान में देखें, वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या देखते हैं तो यह 552 है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करता है? तो ये जो है ना अनुच्छेद 47 में है, ये पोषाहार की बात करता है। और अनुच्छेद 47 जो है यह बीपीएसपी में आता है। बीपीएसपी यानी कि मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार भाग सॉरी मौलिक अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में आता है। 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 इसी के तहत आता है, जिसमें कहता है कि राज्य जो है, यानी कि सरकार, राज्य यानी कि गवर्नमेंट जो है ना, पोषाहार स्तर का और जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसी के तहत जो है मिड डे मील दिया जाता है। लिटमस किस लिटमस जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? लिटमस जल में घुलनशील रंजकों का एक मिश्रण होता है जो लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है। लाइकेन या शैवाल नामक पौधे से यह निकाला जाता है। इसे अम्ल क्षारक सूचक भी कहा जाता है। लाइकेन को इसे अम्ल क्षारक सूचक भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के किस उप वर्ग को हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो यह तो ग्रुप 7 ए को हैलोजन वर्ग कहा जाता है। हैलोजन वर्ग में कौन कौन सा तत्व आता है? तो फ्लोरीन हो गया, आप इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, आप समझ जाइएगा। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और
एस्टाइन हो गया। तो इस तरह से ये जो है ना इसे हैलोजन वर्ग कहा जाता है। ग्रुप 7 ए को हैलोजन वर्ग कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाइन्स। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो दल रहित जो लोकतंत्र की अवधारणा है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा जयप्रकाश नारायण को इससे जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को इससे जाना जिसे लोक नायक भी कहा जाता है और बिहार में जेपी आंदोलन का इनके द्वारा नेतृत्व भी किया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑप्शन ए है कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, दूसरा है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, और तीसरा है कि लोकसभा की उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या फिर संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि राष्ट्रपति का जो है यहाँ पे कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसमें तो बी और डी जो है ना कोई होगा नहीं। तो अब जो है ना बात ए और बी में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक विशेष बहुमत कहने का मतलब हुआ कि 50% सदस्य की 50% जो है सदस्य इसमें होने चाहिए। 50% समर्थन से जो है ना लोकसभा के अध्यक्ष को यहाँ पे हटाया जाता है। तो ये 50% इसी को विशेष बहुमत कहा जाता है। कौन सी नदी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? तो ट्रॉपिक और देश जब हम ग्लोब में इस तरह से समझते हैं, तो ग्लोब में इस तरह समझते हैं तो ये एक होता है 0 डिग्री की विषुवत रेखा, ये नीचे होता है साउथ में मकर रेखा, और ऊपर में होता है नॉर्थ में कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये मकर रेखा कह रहा है कि अगर हम तो महादेश की बात करेंगे तो अफ्रीका महादेश जो आता है वो तीनों कर्क रेखा में आता है, तीनों रेखाओं में आता है। तो अफ्रीका में एक नदी बहती है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। काटने का कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नदी एक तरफ एक बार ऐसे क्रॉस करेगी, एक बार ऐसे क्रॉस करेगी, एक बार ऐसे, हम कहते हैं 2 बार रेखा काटती है। तो ये लिम्पोपो नदी। पश्चिमी घाट के निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? पश्चिमी घाट कहने का मतलब हुआ कि जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, एक पर्वत इस तरह से जो है ना 2-3 पर्वत हैं जो कि एक क्रम में है, तो ये पश्चिमी घाट में है। तो इसको बताना है कि कौन कौन सी पहाड़ी जो क्रम से है। तो नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी को काडम की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। उत्तर से दक्षिण सही क्रम को दर्शाने के लिए कह रहा है। तो यह नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी की काड्रम की पहाड़ी भी कहते हैं। तेल नदी निम्न में से किस-किस एक सहायक नदी है? तेल नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो एक बार फिर से हम दक्षिण बिहार इस तरह से हम यदि भारत का नक्शा देखते हैं तो ये हो गया दक्षिण बिहार, दक्षिण भारत, और यहाँ पे एक स्टेट राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक की पहाड़ी है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है, एक तरफ सोन होती है, एक नर्मदा चल जाती है, और एक महानदी जो कि अरब सागर में गिरती है। तो तेल नदी जो है यह महानदी की इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की। सॉरी, नर्मदा की नहीं, महानदी की यह सहायक नदी है। इसके अलावा शिवनाथ मांड ईब भी एक इसकी सहायक नदी, इसको कुछ और नदियां भी है जो कि इसकी सहायक नदी है महानदी की, जिसमें एक शिवनाथ है, मांड है, ईब है, इस तरह से करके
कुछ-कुछ नदियाँ हैं जो कि सहायक नदी है। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इससे पहले भी हम लोग जो है कुछ क्रांति के बारे में जाने थे। सफेद क्रांति दूध से संबंधित था। लाल क्रांति टमाटर से संबंधित था। तो लाल क्रांति टमाटर तो ये होगा नहीं, तो ये तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही है, क्योंकि गुलाबी क्रांति जो है यह प्याज, झींगा और औषधि उत्पादन से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, तो वहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे लोक लेखा समिति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये नहीं कह रहा है, इसका तात्पर्य होगा कि यह राष्ट्रपति को समर्पित करता है। कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। एक चयन के थ्रू यह बनता है। पहले तो ये कैग हो गया। कैग हो गया, ये किसको रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा? यह संसद में पेश करेगा। संसद को देगा। संसद की किसके पास जाएगा? यह फिर देगा लोक लेखा समिति पर। लोक लेखा समिति। ये क्या करेगा? इस रिपोर्ट को जांच करेगा। इस रिपोर्ट को जांच करके पुनः जन संसद के पास ये वापस आएगा। तो कै ये एक क्रम के अनुसार होता है, ये एक चैन बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख उल्लेख जो है संविधान के यह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 यह भाग 5 में आता है। भाग 5 में है आर्टिकल 75, जो कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति को नियुक्त प्रधानमंत्री को किसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, यानी कि शपथ दिलवाता है। निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्ब में किया जाता है। बिजली के बल्ब में किया जाता है। यह बल्ब का प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए यह कार्य किया जाता है। प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए यह आमतौर पर बिजली के बल्बों में निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि इसका जो लाइफ हो वह बढ़ जाए, क्योंकि बिजली के बल्ब में टंगस्टन जो होता है वह, ताकि वो जो है ना ज्यादा समय तक वो चल सके। एक मोबाइल फोन चार्जर है। एक मोबाइल फोन का फोन जो चार्जर है जिससे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं वह क्या है? वह किस प्रकार का है? क्या वह एक इन्वर्टर है? क्या एक यूपीएस है? या फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफर है? या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? तो मोबाइल फोन का जो चार्जर है वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफर है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफर है जो उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ट्रांसफर का काम होता है कि उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में कम परिवर्तित करना। तो चार्जर जो है उसी तरह से होता है, क्योंकि जब हम बोर्ड में यह चार्जर को लगाते हैं तो उसमें करंट आता है, और वहां पे हम लोग टच करेंगे तो उसे वहां पे लाइट करंट मार देगा। लेकिन वही हम चार्जर से करंट जब करंट चार्जर में प्रवाहित होती है, जब धारा प्रवाहित होती है करंट चार्जर में, और तब हम उसे हाथ से छूते हैं तो चार्जर को, तो वह करंट नहीं मारते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वोल्टेज वो है यह ट्रांसफार्मर जो है वह कम कर दी है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की जब मात्रा बदलेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि क्वांटिटी। मान लेते हैं कि पहले जो है दूध में एक दूध था, उसमें 1 लीटर पानी मिला हुआ था। अब 1 लीटर पानी की जगह पे हम 2 लीटर जो है ना पानी मिला दिए। 2 लीटर पानी मिला दिए तो क्या हुआ? ये एक क्वांटिटी जो है ना बदल गया। क्वांटिटी बदल बदल गया तो ये जिसका घनत्व जो है और डेंसिटी जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। बाकी जो है वो भार बदल जाएगा, इसका आयतन बदल जाएगा, और क्योंकि पानी जैसे ही डालेंगे तो इसका आयतन पानी दूध जो है ना और ऊपर भर जाएगा, इसका प्लस में द्रव्यमान भी बदल जाएगा। बाकी डेंसिटी जो है वह अपरिवर्तित रहता है। अब जब हम किसी वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी बदल देते हैं तब।
हाल के समय में वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है। इसके जिम्मेदार क्या-क्या हो सकते हैं? किस वजह से यह जो है ना वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है? तो क्या वनों की कटाई की वजह से, आवास की हानि की वजह से या जलवायु परिवर्तन की वजह से या फिर पशुओं का अवैध शिकार की वजह से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। इन सभी जो है क्योंकि वनों की जब कटाई होती है तो जंगल नष्ट होते हैं तो वन्य जीव के जो है ना उनकी संख्या में घटती है। इसके अलावा आवास की हानि भी होती है। जलवायु जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट दिन पर दिन जो है चेंज होते जा रहा है, तो कई सारे जीव-जंतु ऐसे होते हैं, कई सारे जानवर जो ऐसे ऐसे होते हैं जो एक जलवायु में अपने आप को परिवर्तित करते हैं। एक जलवायु के अनुसार वहाँ पे वह सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है तो वो अपने आप को वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पशुओं का जो जिस तरह से अवैध शिकार हो रहा है, उसको देखते हुए भी भा अभी यह इसकी गिरावट जो है बहुत कम देखी गई है। इसमें गिरावट आई है। रियांग ब्रू जनजाति भारत के रियांग या ब्रू जनजाति दोनों मतलब एक ही है। इसे ब्रू जनजाति को रियांग जनजाति भी कहते हैं। यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रियांग जनजाति जो है यह कहाँ पाया जाता है? यह त्रिपुरा में पाया जाता है। यह त्रिपुरा में पाया जाता है। त्रिपुरा और इसके अलावा एक और जगह पाया जाता है मिजोरम में। तो आप दोनों चीज को याद रखेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे त्रिपुरा के बारे में पूछा गया है, कहीं त्रिपुरा ऑप्शन ऑप्शन में भी है और तो इस ऑप्शन में मिजोरम भी हो सकता है। गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? गुप्त वंश जो है उसकी जानकारी किस किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो यह वायु पुराण से जानकारी जो है ना गुप्त वंश की मिलती है। इसके अलावा मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश से जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से कौन से वंश? मौर्य वंश की मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश। सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वह लोथल था, सुरकोटा था। ये एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के उत्तर भारत में यह इसका जाना जाता था। तो इसमें सुरकोटा नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी लोथल है। लोथल वर्तमान में यह भारत में स्थित है, भारत के गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो हाटक जो राजधानी थी यह कंबोज महाजनपद की राजधानी थी। हाटक या फिर राजपुर। ये हाटक के अलावा ये इसे राजपुर भी कहा जाता है। हाटक या राजपुर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कंबोज। यह जो है ना गंधार वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक में फैला हुआ है। ये उस समय जो होता है वर्तमान में ये जो गंधार का क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है। भारत मगध में कुल 16 महाजन हुआ करते थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज जो है शब्द उसका प्रयोग किसने किया था? तो यह शब्द जो प्रयोग किया गया था वह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। जब शब्द प्रयोग करने की बात करें तो दयानंद सरस्वती होगा। इसके अलावा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग भी किया गया था। तो तीनों बात को आप याद रखना है। 1906 के कोलकाता अधिवेशन, अधिवेशन, स्वराज की मांग।
पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मांग कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उसके अलावा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी किया गया, और 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता के अधिवेशन में। नरबलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? नरबलि प्रथा जो है यह कौन सी गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यह कैंपबेल नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था इसके लिए। कैंपबेल अधिकारी, कैंपबेल अधिकारी नियुक्त किया गया था इसको समाप्त करने के लिए। नरबली प्रथा जो है यह एक जनजाति है। नरबली प्रथा जो है एक खोंड जनजाति से प्रचलित था, जो कि किसको कौन हटाया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा हटाया गया था। दीवान मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? दीवान मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दीवान मुफ्त खराज जो है क्या है? दीवान मुफ्त खराज एक, यह जो है यह भू राजस्व में सुधार लाने के लिए किया गया था। यह संबंधित है किससे? भू राजस्व में। भू राजस्व से यह संबंधित था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह जो है मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ये जो है खुद को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, यह खुद को द्वितीय सिकंदर भी कहा था। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? शासन जो है वह जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। यह दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम कौन इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो यह जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन खिलजी वैसे तो इसका सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में इसका काल बहुत कम समय तक रहता है, लेकिन इसी समय में जब ये इसका शासन काल हुआ था, इसका इससे पहले जो था वो बलबन जो शासन करता था। बलबन जो था वो एक कठोरता का शासन चलाता था। तो जब यह जलालुद्दीन खिलजी का शासन आया, तो इन्होंने कहा था कि शासन जो है वह जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, और इस सिद्धांत को अपनाते हुए इन्होंने सहिष्णुता का विचार अपनाया था। तो यह जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी पर है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। फिर बाद में इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको मार दिया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद को शासक बनाता है दिल्ली का। तो इस तरह से हम लोग 25 प्रश्न का डिस्कस किए। आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? दूसरा है, निम्न कथनों में सही, दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। तीसरा है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दिष्ट धारा डीसी से पर्यावर्तित एसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यानी कि डीसी से एसी प्राप्त करने के लिए कौन सा युक्ति है? तो ये 4 प्रश्न को आपका जो है कमेंट में उत्तर बताना है। वीडियो कैसा लगे आप जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ों को आदर करिए, छोटों को प्यार करें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।